स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग 10 क्लास के इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा एवं अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। हम लोग इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर के प्रश्नों को इसमें देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ऑप्शंस हैं सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कृषि क्षेत्र। दोस्तों, अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र कृषि और उससे संबंधित जो क्रियाकलाप होते हैं जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। और द्वितीय क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, जबकि सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ऑप्शंस हैं अमेरिका, रूस, भारत। इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा भारत। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जैसे अमेरिका है, यहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। जिस अर्थव्यवस्था में पूंजीपतियों का अधिकार होता है उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और जिसमें सरकारी उद्योग धंधे अधिक होते हैं, सरकार का हस्तक्षेप अधिक होता है, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और भारत में दोनों प्रकार के अर्थव्यवस्था देखने को मिलता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा भारत। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी यहाँ समाजवादी अर्थव्यवस्था भी देखने को मिलता है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शंस हैं 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 15 मार्च 1950। हालांकि योजना आयोग का गठन किया गया था 1950 ईस्वी में और 2015 ईस्वी में इसे समाप्त कर दिया गया है। इसके जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया है। दोनों का कार्य सेम है, नाम और कुछ चेंजेज करके इसे लॉन्च किया गया नीति आयोग का। योजना आयोग के भी अध्यक्ष जो होते हैं वह भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और नीति आयोग के भी अध्यक्ष जो होते हैं वह भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। जो भी भारत के प्रधानमंत्री होंगे वह ऑटोमेटिक नीति आयोग के भी अध्यक्ष हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। और ऑप्शंस हैं अविकसित, विकसित, अर्धविकसित। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा, जैसे समाज में जिसका आमदनी अधिक होता है, जो अधिक कमाता है, तो उसे हम लोग अमीर बोलते हैं। तो यहाँ देश की बात हो रही है। जिस देश में का राष्ट्रीय आय अधिक होगा, उसका इनकम अधिक होगा, तो स्वाभाविक बात है वह विकसित देश कहलाएगा। और जिसका मध्यम होता है और उसका इनकम बढ़ रहा होता है, उसके रिसोर्स बढ़ रहे होते हैं, तो उसे विकासशील देश कहा जाता है। जैसे भारत का राष्ट्रीय आय धीरे धीरे बढ़ रहा है और इसके रिसोर्स में तरक्की हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, इसलिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह विकासशील अर्थव्यवस्था है। जबकि अन्य हमारे पड़ोसी देश हैं, उसका अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं हो रही है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि नहीं हो रही है, तो इसलिए वे सभी देश पिछड़े देश की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ऑप्शंस हैं पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली। तो पिछड़ा राज्य, उस राज्य को हम पिछड़ा राज्य कहेंगे जिस राज्य का प्रति व्यक्ति आय कम हो, वहाँ के लोगों के पास संसाधन की कमी हो, लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं प्राप्त हो, तो ये दुर्भाग्य की भी बात है
कि ये सभी मामले में हमारा बिहार सबसे पीछे है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब बिहार हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत अंग्रेजी शासन का एक खाली जगह था, तो इस खाली जगह में उपनिवेश होगा। उपनिवेश उस जगह या क्षेत्र को बोलते हैं जहां पर कोई बाहरी व्यक्ति या बाहरी विदेशी व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति जाकर के अधिकार कर ले और उस जगह का शोषण करे, उस जगह के संसाधनों का उपयोग अपने हित के लिए करे, तो उस जगह को उपनिवेश कहा जाता है। तो चूंकि भारत को अंग्रेजों ने गुलाम बना रखा था, भारत के संसाधनों का अंग्रेज अपने हिसाब से दोहन करते थे, अपने लिए प्रयोग करते थे, इसलिए भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था। अगला प्रश्न हमारा है, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का खाली जगह किया। तो अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया था, क्योंकि यहाँ के संसाधनों का और अन्य चीज़ों का उपयोग अपने लिए करते थे, तो इसी को तो शोषण कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की खाली जगह है। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है। अगला प्रश्न है, द्वितीय क्षेत्र को खाली जगह क्षेत्र भी कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि और उससे संबंधित क्रियाकलापों को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक या विनिर्माण क्षेत्र कहा जाता है, जबकि तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास आवश्यक रूप से खाली जगह की प्रक्रिया है। तो इस खाली जगह में जो शब्द होगा वह होगा परिवर्तन। आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है। जैसे हम लोग देखते हैं समाज में या अपने आप में देखते हैं, जैसे जैसे हमारा विकास होता जाता है तो हमारे लाइफ स्टाइल में और जीने के लिए या जो संसाधन हम उपयोग करते हैं उसमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे आप एक उदाहरण से समझिए, कोई व्यक्ति है, यदि वह 5,000 रुपये प्रति महीना कमा रहा है तो वह 5,000 रुपये में एक साइकिल का मेंटेनेंस कर सकता है, वह साइकिल का मेंटेनेंस करेगा। लेकिन वह जैसे ही उसको 50,000 का अगर इनकम होने लगे तो क्या करेगा, परिवर्तन कर लेगा, वह साइकिल के स्थान पे मोटरसाइकिल यूज करेगा। यदि वह अगले महीने से 1 लाख का इनकम उसे आने लगे तो फिर वह 4 व्हीलर मेंटेन करने लगेगा, 4 व्हीलर चलाएगा। फिर यदि अगर उसे 5 लाख आने लगे तो फिर 4 व्हीलर में ही अच्छे क्वालिटी का फॉर्च्यूनर वगैरह यूज करेगा। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि आर्थिक विकास जैसे जैसे होता है तो उसमें परिवर्तन होता चला जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के आर्थिक विकास का श्रेय खाली जगह को दिया जा सकता है। इस खाली जगह में होगा नियोजन। भारत के आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जा सकता है। नियोजन का अर्थ होता है किसी संसाधनों का, और जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध है उस संसाधन का समुचित और सतत उपयोग अगर करते हैं हम तो इसे ही नियोजन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास की माप करने के लिए खाली जगह को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। तो इस खाली जगह में जो शब्द होगा वह होगा प्रति व्यक्ति आय। आर्थिक विकास की माप करने के लिए सबसे उचित सूचकांक प्रति व्यक्ति आय को माना जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय होता है किसी भी देश की कुल आय को उसके जनसंख्या से भाग देने पर जो अंक प्राप्त होता है या जो हमको फल प्राप्त होता है उसी को हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके परिवार में 5 लोग हैं और उसमें से 2 लोग कमाने वाला है, और उस 5 लोगों में से 2 लोग कमाता है। मान लीजिए एक आदमी 15,000 रुपये कमाता है, दूसरा आदमी
20,000 रुपये, सॉरी 10,000 रुपये कमाता है, तो 10 और 15 25 हो गया। उस पर तो टोटल आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 5। 5 से भाग दे देंगे तो कितना, एक एक को कितना मिल जाएगा? 5 मिलेगा। वही 5 जो होगा वह आपके परिवार का प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। तो इस तरह से पूरे देश के आय को उसके देश के जनसंख्या से भाग दे देंगे, जो संख्या प्राप्त होगा वो प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति खाली जगह है। इस खाली जगह में जो शब्द होगा वह होगा दयनीय। साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति दयनीय है। बिहार में प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, कोयला पेट्रोलियम वगैरह की कमी है, लेकिन अन्य साधनों के मामले में जैसे जनसंख्या, यहाँ के भूमि की उपजाऊ शक्ति और नदी, जल परिवहन, जल वगैरह के संसाधनों के मामले में बिहार धनी है, परंतु फिर भी इसका विकास, जो समुचित विकास होना चाहिए, वह नहीं होने के कारण बिहार की स्थिति दयनीय है। अगला प्रश्न हमारा है, बिहार में खाली जगह ही जीवन का आधार है। तो बिहार में उद्योग धंधों की कमी है, यहाँ कोई किसी प्रकार के बाहरी इन्वेस्टर्स नहीं आते हैं या कल कारखाने नहीं है जिसके, और स्वरोजगार की भी कमी है। इस वजह से बिहार के अधिकांश जनता जो है वह कृषि पर ही निर्भर है। अगला प्रश्न हमारा है, बिहार के विकास में खाली जगह एक बहुत बड़ा बाधक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बाढ़। हम लोग जानते हैं कि खास करके उत्तरी बिहार में हिमालय से निकलने वाली बहुत सारी नदियां गंगा में आकर मिलती है, और यहाँ ये क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, जिसके कारण यहाँ खेती नष्ट हो जाता है और अन्य भी बहुत सारे समस्याएं उत्पन्न होती है। तो बिहार के विकास में बाढ़ एक बहुत बड़ा बाधक है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रति व्यक्ति आय 2004 के आंकड़ों के अनुसार कितनी है? इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वह होगा 16,000 रुपये प्रति वर्ष। भारत की प्रति व्यक्ति आय 2004 के आंकड़ों के अनुसार कितनी थी? 16,000 रुपये प्रति वर्ष। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शंस हैं जीविकोपार्जन और मनोरंजन, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा जीविकोपार्जन। आर्थिक क्रियाओं का, हम जो भी काम करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन। जीविकोपार्जन मतलब जीवन को चलाने के लिए, जीवन जीने के लिए जो हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न हमारा, सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? ऑप्शंस हैं प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति। अगला ऑप्शन है इनमें से सभी। तो किसी देश के विकास का स्तर जानने के लिए हमें प्रति व्यक्ति आय को भी जानना पड़ेगा, साक्षरता दर को जानना पड़ेगा, उस देश में या उस राज्य में या उस पार्टिकुलर स्थान में कितने लोग शिक्षित हैं, कितने अशिक्षित हैं, स्वास्थ्य की स्थिति, हेल्थ कैसा है वहाँ के लोगों का। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा वह होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के पड़ोसी देश में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा श्रीलंका, यानी बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय जो है वह है श्रीलंका का। अगला प्रश्न है, मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देश में किस देश की स्थिति इससे बेहतर है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा श्रीलंका। श्रीलंका की स्थिति बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार से बेहतर है। आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ये सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं आपके परीक्षा की दृष्टि से। तो धन्यवाद।